गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दिस इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम क्या होती है और उसके एग्रीगेट्स क्या क्या हैं। एग्रीगेट्स मतलब वो सारी चीज़ें जो नेशनल इनकम को इफ़ेक्ट डालती हैं। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट प्लीज़, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेसिडेंट ने जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की है वो हमारी क्या होती है? नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम मीन्स इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शन, मतलब कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी फैक्टर के थ्रू जो इनकम अर्न की गई हो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रेडिक्शन हमारे क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनके थ्रू कोई भी इनकम अगर हमारी अर्न हुई है तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, या सीधे सीधे हम लैंग्वेज से बोले तो मेहनत से अर्न करने वाला पैसा। तो एक नॉर्मल रेसिडेंट के जितनी भी फैक्टर इनकम होगी एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज नेशनल इनकम। अब बात आती है हमारी नॉर्मल रेसिडेंट। तो चलिए नॉर्मल रेसिडेंट हम क्लियर कर लेते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मल रेसिडेंट में कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो उस कंट्री में रहता हो। जैसे सपोज हम इंडिया की बात करें, हम इंडियन हैं, हम इंडिया की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में ही हो एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में हो। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये कौन सी चिड़िया है? तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये चिड़िया नहीं है, तो उसे ज़्यादा मत सोचना उसके बारे में। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी उसी पर्टिकुलर कंट्री में होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो उस कंट्री में रहता हो प्लस जिसका सब कुछ रहना, खाना, पीना, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन सब कुछ उसी कंट्री में हो, तो वो होता है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर। तो कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हु रिसाइड्स इन दैट कंट्री whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। अच्छा, ये रिसाइड्स इन दैट कंट्री, इसमें आपका आ जाता है फॉर मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा से। मतलब कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया उसे यहाँ रहते रहते और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पर है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट। तो कोई भी हो सकता है वो, सपोज बाहर से कोई बंदा आके यहाँ पे रह रहा है, उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ रहते रहते और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पर है, तो वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होगा। क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम मीन्स इनकम रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रेडिक्शन, ऐसी इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रेडिक्शन से रिलेटेड हो। फैक्टर्स ऑफ प्रेडिक्शन मीन्स वो सारे फैक्टर्स जो प्रेडिक्शन में हेल्प करते हैं, तो दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्शन में हेल्प करेंगे। अब हम किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन करें तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? लैंड, हमें किसी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेबर, हमें काम करने वाले लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल, हमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होगा उसमें। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अब इन सबको जो कंट्रोल करेगा, ठीक है, ये फर्म का ओनर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रेडिक्शन हमारे क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर। अब इनसे जो भी इनकम अर्न होगी, जैसे रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये सारे हमारे क्या हो गए? फैक्टर इनकम। अब देखिए इन्हें आप लर्न कैसे रखेंगे इजी वे में। लैंड, लैंड पे हमें क्या मिल रहा है? रेंट। लेबर, लेबर क्या अर्न कर रही है? वेजेस। क्लियर। कैपिटल, कैपिटल पे हमें क्या रिसीव हो रही है? इंटरेस्ट। कैपिटल से हमें इंटरेस्ट मिल रही है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो फर्म का मालिक है या ओनर है, उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो इन्हीं से हम ये सारे एग्जांपल्स को कोरिलेट कर सकते हैं, या इसी से ही एग्जांपल्स निकल के आते हैं।
क्लियर? तो दिस इज फैक्टर इनकम, मीन्स इनकम रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड इन फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम एक ऐसी इनकम विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ वर्क, जो किसी वर्क से रिलेटेड नहीं होती. मतलब हमने कोई काम नहीं किया फिर भी हमें इनकम रिसीव हो गई. अब ये कैसे हुआ? दिस इज यूनिलेटरल. यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड पेमेंट, एक ही साइड से पेमेंट होता है. क्लियर? जैसे हम एग्जांपल आपको बता देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा. चैरिटी, हमने चैरिटी कर दी तो हमने उससे बदले में कोई काम नहीं कराया. जो हमने चैरिटी दी है हमने उससे बदले में कोई काम नहीं कराया, लेकिन फिर भी इनकम तो उससे रिसीव हुई. क्लियर? तो ट्रांसफर इनकम मीन्स बिना फैक्टर सर्विसेज का या बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो इनकम अर्न की गई, दैट इज ट्रांसफर इनकम. बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हमने जो इनकम रिसीव की, दैट इज ट्रांसफर इनकम. क्लियर? तो ये वन साइडेड पेमेंट होती है, एक ही साइड की पेमेंट होती है. जैसे चैरिटी है, हमने चैरिटी दी लेकिन हमने बदले में से ना तो कोई गुड्स रिसीव करे ना ही कोई सर्विसेज. क्लियर? दिस इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. इस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाती है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ना डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मीन्स जियोग्राफिकल एरिया, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ हमारे पर्सन्स, हमारे गुड्स और हमारे कैपिटल वो फ्रीली सर्कुलेट कर सके. क्लियर? जहाँ पर इन सब का सर्कुलेशन, मतलब इन सब का जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे फ्रीली हों, मतलब कोई उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो. तो ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ हमारे पर्सन, हमारे यहाँ के लोग, हमारे गुड्स, हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड हमारे यहाँ का कैपिटल या इन्वेस्टमेंट वो फ्रीली सर्कुलेट हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो. इसमें हम इंक्लूड करते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन. पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन मीन्स वो सारी चीज़ें जिस पर एक कंट्री का राइट होता है, जो एक कंट्री की प्रॉपर्टी है. क्लियर? तो वो सारी चीज़ें जिन पर एक कंट्री का राइट है, ये एक कंट्री की प्रॉपर्टी है, और ऐसे जोग्राफिकल एरिया में जहाँ उन्हें फ्रीली सर्कुलेट किया जाता है या फ्रीली सर्कुलेशन है इन सब चीज़ों का, दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी. वो सारी चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं. क्लियर? तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन, ऑफ अ कंट्रीज, जोग्राफिकल एरिया, ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल इन सब का सर्कुलेशन फ्रीली हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो. और पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं एक कंट्री की. ठीक है? मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जिन पर किसी एक कंट्री का राइट होता है. क्लियर? जैसे हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडियन शिप. इंडियन शिप है जो मूविंग कर रहे हैं जापान एंड कोरिया के बीच में, जो जापान एंड कोरिया के बीच में मूव करता है. तो इंडियन शिप, ये इंडियन शिप है. मतलब अभी आपको बताया मैंने पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब किसी एक कंट्री का राइट हो, तो इस पर इंडिया का राइट है, ये इंडिया की प्रॉपर्टी है, तो इसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे. जैसे हम दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं एयर इंडिया. एयर इंडिया है हमारी जो इंग्लैंड और कनाडा के बीच में मूव करती है. ठीक है? तो एयर इंडिया इंडिया की प्रॉपर्टी है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी. तो वो सारी चीज़ें जो भी किसी एक कंट्री की प्रॉपर्टी होती हैं, एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री में आती हैं, या फिर ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल फ्री सर्कुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती हैं. क्लियर? तो दैट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी. सपोज इंडियन एम्बेसी है, कहीं फॉरेन कंट्री में है. ठीक है? तो वो भी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी क्योंकि वो इंडिया की प्रॉपर्टी है. अब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं जापान की एम्बेसी. जापान एम्बेसी इंडिया में है, तो वो यहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो जापान की प्रॉपर्टी है. तो जापान की एम्बेसी अगर इंडिया में वर्क कर रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी. हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड वही होगी जो हमारी कंट्री की प्रॉपर्टीज़ हैं. क्लियर? दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी.